तो दोस्तों यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार-बार फेल होने का एक इम्पोर्टेंट कारण होता है कि यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट की आपको जानकारी अगर नहीं है। दूसरी बात, इसका दूसरा कारण है आपका पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। तो इन्हीं दोनों चीज़ों जिनकी वजह से आप बार-बार हो सकता है कि प्रीलिम्स में फेलियर का सामना करते हो, इन्हीं दोनों चीज़ों के अगेंस्ट एक तरीके से लड़ाई लड़ने का हमारा ये एक हार्ड चैलेंज है। 150 डेज हार्ड चैलेंज आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यू रिसर्च हम इसमें करते हैं और पीवाईक्यूज के ऑप्शंस पे रिसर्च करने की मेन हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है यूपीएससी के वेरियस एग्जाम जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, राइट, एंड आपके कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये यूपीएससी के 2023 सीडीएस 1 एग्जाम के कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिन पे हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। बने रहिए लास्ट तक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड कोई चीज नहीं पूछ रहा है। बहुत जेनरिक स्टेटमेंट्स दे करके वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि which of the following are submissions under national skill development mission? पहला देखो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड लेवरेजिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से करेक्ट आंसर कौन से हैं? देखो, जब आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, की वेबसाइट पे मैंने ये ओपन किया तो मैंने पाया कि ये ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से कॉपी किए गए थे। देखिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, राइट, आपका, ठीक है, लेवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें इसके जो है इसके सब मिशंस के अंडर आती है। कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस स्कीम्स, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है, ट्रेनर्स का डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सब मिशन का पार्ट होते हैं। तो आंसर इज डी। यहाँ से लर्निंग ये है कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको लगे कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दोनों इसमें हो रही होती है। इनफैक्ट जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इवन आपकी जो ट्रेडिशनल स्किल्स आपने एक्वायर की हुई है उन ट्रेडिशनल स्किल्स के का भी आपको एक फॉर्मल सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड करता है। तो ना सिर्फ आपकी फॉर एग्जांपल आईटीआई एटसेट्रा प्रमोट की जा रही है, लेकिन ट्रेडिशनल स्किल्स जो ऑलरेडी आपके पास है उसको सर्टिफाई करने का भी ये प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल आर द कंपोनेंट्स। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हम थोड़ा और जानेंगे कि ये जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है 2015 में जो शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। इसमें इस मिशन के कुछ तीन इंपॉर्टेंट टीयर्स हैं जिस लेवल पे ये काम करती है। पहला है टॉप टीयर, गवर्निंग काउंसिल फॉर पॉलिसी गाइडेंस एट एपेक्स लेवल। ये एक गवर्निंग काउंसिल रहती है जो कि सिर्फ पॉलिसी का गाइडेंस देगी। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो स्टीयरिंग कमेटी या फिर, ठीक है, और मिशन डायरेक्टरेट का रहता है। स्टीयरिंग कमेटी कॉन्टिन्यूसली उसे असेस करती रहेगी पॉलिसी को, और मिशन डायरेक्टरेट, ठीक है, जिसमें कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, राइट, और इस मिशन डायरेक्टरेट में तीन अदर ऑर्गेन्स होते हैं आपके। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो सर्टिफिकेशन का काम करती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो डिलीवरी का काम करती है, स्किल डिलीवरी का, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि करिकुलम डिजाइन एटसेट्रा का काम करते हैं। ये तीनों आपके जो है इसके इसी मिशन डायरेक्टरेट का मेंबर रहते हैं। तो ये एक 3 टियर लेवल का स्ट्रक्चर है। इसमें गवर्निंग काउंसिल हो गया, राइट, दूसरा आपका स्टीयरिंग कमेटी हो गया सेक्रेटरीज लेवल पे, एंड तीसरा आपका ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एटसेट्रा जो कि मिशन डायरेक्टरेट का ही एक हिस्सा होते हैं। दिस इज अबाउट योर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंटायरिटी में। यहाँ से ज्यादा आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन दूसरा बनेगा। देखिए, अगेन उन्होंने स्कीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन वो सीएससी में भी पूछ रहे हैं। जैसे इस साल उन्होंने पीएम मातृ वंदना योजना, आई थिंक मातृ वंदना योजना पे क्वेश्चन आ गया था, राइट। मैंने खुद वो अटेम्प्ट नहीं किया, लेंदी क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन था। जैसे देखिए, यहाँ पोषण अभियान पे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज ऐसी है कि यूपीएससी ट्रिक खेलता है, दोनों स्टेटमेंट्स एक्यूरेट दे करके आपके दिमाग में एक डाउट पैदा करता है कि कहीं इनमें से कहीं पे ट्रिकबाजी तो नहीं हुई है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल पहली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। भाई, अगर पोषण अभियान को आपने, ठीक है, अच्छे से सक्सेसफुल बनाना है, और यहाँ यूपीएससी अगर ऑप्शन दे रहा है कि इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस आप करवा रहे हैं,
समझ रहे हो, फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। अगर आप इसे इनकरेक्ट मान रहे हो या फिर मान लीजिए कि ये यूपीएससी ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी है, तो ये सोच के देखो कि ये स्टेब्लिश कर पाना है ना, या फिर ये कितना मूर्खतापूर्ण होगा कि यूपीएससी एक ऐसी स्टेटमेंट दे रही है जिसमें वो डायरेक्टली कह रही है कि इसमें बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी ना हो। ठीक है, सरकार की योजना को अगर क्या वो डायरेक्टली ऐसे कह सकता है कि हाँ बेटर सर्विस डिलीवरी होनी कैसे है, बिल्कुल इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस से। अब बेटर सर्विस डिलीवरी ना होना, क्या यूपीएससी क्या कभी ऐसी कोई कोशिश करेगा या ये क्लेम करने की? नो, नेवर। तो इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर रिवर्स थॉट के थ्रू आप इन स्टेटमेंट्स को अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ करेक्ट ही होगी। जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। भाई बिल्कुल सही बात है, रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए इसका उल्टा सोच के देखो कि टेक्नोलॉजी का इसमें बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, उल्टा सोच के देखो भाई, वो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। ऐसी कोई चीज है क्या जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज ना हो रहा हो? ऐसी कोई चीज है क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस या फिर एक से दो, ठीक है, दो से ज्यादा मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो? समझ लो, नो, बहुत कम ऐसे कोई सेक्टर या फिर ना के बराबर ऐसे कोई सेक्टर है जहाँ ये दोनों चीजें नहीं मिलती। तो आप अज्यूम करके भी ऐसे ऑप्शंस को सही मार्क मार्क कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक दैट यूपीएससी इन इन सारे ट्रैप्स में आपको हमेशा फंसाती है, इवन सीएससी के पेपर्स में भी। ये देखो, इसके कंपोनेंट्स वही है, कन्वर्जेंस, कि भैया जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्टेट्स की अदर बहुत सारी जो आपकी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स के बीच कन्वर्जेंस, ठीक है, उनके फंडिंग एटसेट्रा को कन्वर्ज यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। और आईसीडीएस सीएएस के थ्रू, ठीक है, सेंट्रल एक मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, ये है ना, स्टेडियोमीटर, ठीक है, इन्फेंटोमीटर, ठीक है, इन वेटिंग स्केल्स एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज इसमें बेसिकली किया जा रहा है। बिहेवियरल चेंज पे ये फोकस कर रहा है, इंसेंटिव्स पे, ठीक है, एंड देन ग्रीवियंस रिड्रेसल एटसेट्रा पे ये फोकस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, फॉर एग्जांपल आपका पोषण पखवाड़ा, इस तरीके की चीजें, राइट, और पोषण, ठीक है, पोषण ग्राम लेवल पे, ठीक है, पोषण अवेयरनेस के कैंपेन्स। तो इस तरीके की चीजों से बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। ये आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं इन सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन, ये एक बहुत ही क्रिटिकल और मतलब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रिट ऑफ सर्शियरी के बारे में ये पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू, आप मुझे एक नंबर वन चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस, दे अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, राइट। क्या किसी, राइट, एज ऑफ नाउ क्या कोई दूसरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा कोई दूसरी कोर्ट है जो रिट इशू करती है एज ऑफ नाउ, राइट? सो ठीक है, इसी का इसका आंसर मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। इंडिया में एज ऑफ नाउ रिट्स जो इशू की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जा रही है। ऑल दो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 empowers the parliament of India to provide for some other court टू इशू सिमिलर रिट्स। समझ रहे हो, जैसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ऐसी ही रिट्स किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा भी इशू की जा सकती है, बट बशर्ते पार्लियामेंट उसके लिए प्रोविजन करे। ऐसा अब तक कोई प्रोविजन नहीं हुआ है। सो रिट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही इशू की जा रही है। 5 तरीके की रिट्स मेंशन्ड है, हालांकि पार्लियामेंट किसी भी नए तरीके की रिट्स के लिए प्रोविजन कर सकता है। अभी 5 ही तरीके की रिट्स इंडिया में इशू की जाती है, जो कि आपके होता है हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, ठीक है, को वारंटो, ठीक है, आपका प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरेरी, राइट। इन बाकी रिट्स का अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने लग जाए, ठीक है, ये बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सर्शियोरेरी और प्रोहिबिशन रिट्स हमेशा, ठीक है, इनका कैरेक्टर लगभग सिमिलर होता है। प्रोहिबिशन रिट और सर्शियोरेरी रिट ऐसे सर्कमस्टांस में इशू किए जाते हैं जहाँ पे अथॉरिटी ने अपना ज्यूरिस्डिक्शन ब्रीच किया हो, मतलब किसी अथॉरिटी के पास वो ऑर्डर इशू करने की पावर नहीं थी, बावजूद उसके उसने वो ऑर्डर इशू कर दिया। जहां भी ज्यूरिस्डिक्शन ब्रीच हो रहा हो वहां या तो प्रोहिबिशन लागू होगा, मींस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट करेगा कि आप इस किसी, है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किसी को भी डायरेक्ट करेगा कि ये आपके ज्यूरिस्डिक्शन में मामला नहीं है, इस पे हियरिंग को स्टॉप कर दो, राइट। दिस इज योर प्रोहिबिशन। सर्शियरी इज वन स्टॉप फॉर वन स्टेप फॉरवर्ड कि आपको, क्योंकि आप ज्यूरिस्डिक्शन को ब्रीच कर रहे हो, इसलिए आप उस हियरिंग को स्टॉप कर दो और ये या तो हम तक ट्रांसफर कर दो ये केस, राइट, या फिर किसी अदर अदर कोर्ट जिसके ये ज्यूरिस्डिक्शन में आता है उसे ये ट्रांसफर कर दो।
समझ रहे हो? सो इट इज अ पॉजिटिव थिंग, सर्शियरी इज अ पॉजिटिव थिंग। इसे यहाँ पे केस को, फाइल को बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे ट्रांसफर किया जा रहा है कहीं दूसरी जगह जिसके ये जुरिस्डिक्शन में मामला हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर आपको रिट इशू करनी है तो जुरिस्डिक्शन ब्रीच होना चाहिए। देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल और एनी ऑफिसर ऑफ लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस अफेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। ये दोनों बातें आपकी स्टेटमेंट सही है। लीगल अथॉरिटी उसमें होनी चाहिए जिसके द्वारा जुरिस्डिक्शन कहीं पे ब्रीच किया जा रहा हो। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनफैक्ट एक और बात आपको याद रखनी है सारी रिट्स के बारे में कि लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल, लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल विच मीन्स कि जो आदमी एग्रीव्ड है, जरूरी नहीं है कि एग्रीव्ड आदमी को कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सो दिस लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल यहाँ लागू नहीं होता है रिट्स के केस में। ये अनदर बात आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत ही ठीक है, सोशल जस्टिस में स्पेशली जीएस, ठीक है, जीएस 2 में, जीएस 1 में अगर आपको आंसर लिखना हो, ठीक है, सोशल जस्टिस के किसी क्वेश्चन में, तो आप इस आंसर का बहुत अच्छा रेफरेंस दे सकते हैं कि इनमें से कौन से वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के जो कि ठीक है, जिसने की एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाने के सजेशन दिया, सोशल जस्टिस बेंच। तो इसके आंसर जो है, इसका आंसर जब मैंने सर्च करने की कोशिश करी मुझे भी पहले पता नहीं था। सो द आंसर इज योर एच.एल. दत्तू। ये देखिए 2014 की ये न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज नहीं है। जो उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक सोशल जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करवाने की कोशिश, ठीक है, डायरेक्शन दिया। और इसमें सबसे पहले जो जजेस थे वो थे मदन बी लोकुर और यू ललित, ठीक है। ये आजकल भी जस्टिस यू ललित आई थिंक, ये हाँ ये अब रिटायर हो गए हैं, राइट। तो ये पहले के अपने सीजीआई थे। तो इन दोनों का इसमें, ठीक है, सबसे पहले मेंबर्स ये इस बेंच में, ठीक है, ये दो आपके जजेस थे, जस्टिस बी लोकुर एंड यू ललित। तो 2014 के आसपास ये आपकी बेंच बनी हुई है। इसको आप बिल्कुल अपने जीएस 2 के आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या कोई जज विदाउट हैविंग अ लॉ डिग्री, विदाउट हैविंग अ लॉ डिग्री क्या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? नंबर 1, राइट। नंबर 2, विदाउट हैविंग अ लॉ डिग्री क्या कोई जज हाई कोर्ट का जज बन सकता है? नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन, क्या इंडिया के इतिहास में कोई ऐसा जज बना है जिसके पास कोई लॉ डिग्री ना रही हो? ये तीनों आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट, और कमेंट सेक्शन जब मैं बोलता हूं तो पार्टिसिपेट कर लिया कीजिए, मुझे खुद, ठीक है, एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, जो लोग हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीडबैक हमेशा देते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बंदी जीवन किसने लिखी? हाँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये सचिन सान्याल जी हैं, सचिंदर नाथ सान्याल। इन्होंने बंदी जीवन बुक लिखी है। कमेंट सेक्शन में नंबर 1, इन सारे ऑप्शंस पे हम रिसर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले नंबर 1 आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि एक और बुक लिखी थी रेवोल्यूशनरी ने, किसी ने, पत्थर दबी। वो किसने लिखी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, राइट। तो सचिंदर नाथ सान्याल कौन थे बेसिकली? इनका जो रेवोल्यूशनरी करियर था, ही वॉज बेसिकली, ठीक है, इन्होंने अनुशीलन समिति का की ब्रांच पटना में 1913 के आसपास शुरू की थी। और ये वो आदमी था जिसने वॉइसरॉय, उस टाइम का जो लॉर्ड हार्डिंज था, रश बिहारी बोस के साथ मिलके वॉइसरॉय हार्डिंज के दिल्ली में आ रहे उसके काफिले पे इन्होंने बॉम्बिंग की थी। हार्डिंज तो उसमें मरा नहीं, लेकिन जो लेडी हार्डिंज थी, तो ठीक है, और एक दो जो और औरतें थी उनकी उसमें डेथ हो गई थी। इन पे इस पे केस चला, राइट। और गदर में भी, ठीक है, गदर कॉन्स्पिरेसी में भी इनका एक बड़ा रोल था सचिन सान्याल का। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गदर कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग इंडिया में एसोसिएटेड थे, राइट। ऐसे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात, ये जो रश बिहारी बोस है, ठीक है, जब ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, राइट, और गदर का फेलियर हुआ, उसके बाद रश बिहारी बोस तो जापान भाग गए और फिर उन्होंने वहां पे शादी कर ली। और फिर ये 1940s में ये रोल प्ले में आए, राइट, उस टाइम। तो जब ठीक है, जब आजाद हिंद फौज वगैरह बननी थी, तो उससे पहले आजाद हिंद फौज के ठीक है, आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे,
उनके द्वारा आजाद हिंद फौज बनाने से पहले भी, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये रश बिहारी बोस वहां पे ऑलरेडी लीड कर रहे थे। इनफैक्ट लीडरशिप आजाद हिंद फौज की रश बिहारी बोस से, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को मिली, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अबाउट रश बिहारी बोस। एंड सान्याल जो है, ही वाज सेंटेंस्ड फॉर लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद बंदी जीवन अपनी बुक सेल्यूलर जेल अंडमान एंड निकोबार में, वहां पे इन्होंने बंदी जीवन की बुक लिखी, राइट। ऐसे ही जो येरावाड़ा जेल है, येरावाड़ा जेल में जब गांधी जी बंद थे, उन्होंने भी अपनी एक एक बुक लिखी थी, राइट, द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों के साथ मिलके इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाई। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो कि लखनऊ में एक ट्रेन की रॉबरी का केस था, ट्रेन को लूटा गया था, इन सारे केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और जब इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, तो उसका जो एक मुखपत्र था, जो मैनिफेस्टो था, द रेवोल्यूशनरी, वो डॉक्ट्राइन भी इन्होंने ही लिखा था। तो इनका इतना बड़ा रोल था रेवोल्यूशनरी लीडर सचिन सान्याल का। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ये जो दूसरे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अरुणा आसफ अली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट ये लेडी रही है। मेन इनका जो रोल है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान रहा है, राइट। और रोल क्या है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को अरेस्ट कर लिया, तो कोई बचा नहीं कांग्रेस के, जो सेशन है, ठीक है, वर्किंग कमेटी का जो सेशन है उसको प्रिजाइड करने के लिए। ऐसे में यंग अरुणा आसफ अली वो आते हैं, और उन्होंने, उनको ये क्रेडिट जाता है 1900, ठीक है, 42 में, 8 अगस्त 1942, जो कि अगस्त रेवोल्यूशन इंडिया में कंसिडर की जाती है। तो 9 अगस्त को इन्होंने कांग्रेस का फ्लैग, ठीक है, ये जो ग्वालिया टैंक मैदान है, ठीक है, मुंबई में, ये फ्लैग इन्होंने होइस्ट किया था ऐसे केसेस में जबकि कोई भी प्रिजाइड करने के लिए नहीं रहा था, राइट। सो इसके इसके बाद से एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ था आपका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का। अरुणा आसफ अली को द हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट भी कहा जाता है, नंबर वन। दूसरी बात, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ स्पेशल चीजें थी। आप मुझे बताएंगे कि रानी गाय दिनलियो, गाय दिनलियो, राइट, दिन लियो, ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, और मेन कौन से, ठीक है, मूवमेंट से ये जुड़ी है और कौन से स्टेट से ये जुड़ी हुई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसमें जो तीसरी फिगर दी गई है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इंडियन, इंडियन पॉलिटिक्स के रेफरेंस में, राइट, इसी क्वेश्चन में, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर को आपको, ठीक है, दो तरीके से देखना पड़ेगा इनकी लाइफ को। प्री 1910 और पोस्ट 1910 अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1910 से पहले ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल, ठीक है, और एक बहुत ही उम्दा रेवोल्यूशनरी लीडर थे। और ठीक है, इन्होंने, सावरकर ने स्पेसिफिकली, ठीक है, इंडिया में इन्होंने मित्र मेला जैसी ऑर्गेनाइजेशन अपने बचपन में ही शुरू कर दी थी। फिर जब ये लंदन गए, तो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने फर्गुसन कॉलेज, ये फर्गुसन कॉलेज 1980, सॉरी 1885 में, ठीक है, बाल गंगाधर, जो आपके, ठीक है, राइट, ये तिलक जैसे लोग और आपके गोपाल गणेश अगरकर जैसे लोग, इन्होंने फर्गुसन कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की थी पुणे में लगभग 1885 के आसपास, राइट। यहाँ से इन्होंने अपना जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट के तौर पे ये ग्रेजुएट, ठीक है, यहाँ से हुए। और उसके बाद ये सीधे लंदन चले गए। और ठीक है, और हाँ, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी इंडिया में एस्टेब्लिश करी थी पहले, अभिनव भारत सोसाइटी। इसके बाद ये लंदन चले गए, और इंडिया हाउस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने इंडिया हाउस और इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का न्यूज़पेपर किसने लंदन में चलाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इंडिया हाउस में रह के इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी में भी अपना एक इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट पेश करी, राइट। और इनकी जो दो, ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट बुक है वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इन्होंने, ये फर्स्ट व्यक्ति जिन्होंने जो 1857 का रेबिलियन है उसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। लेकिन गुरु, जो 1910-11 के बाद की बात है, जब इन्हें डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया, राइट, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, उसके बाद से इनकी लाइफ में धीरे धीरे जरा कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, और ये थोड़े रेडिकल भी होते गए, ठीक है, रेडिकल या कम्युनलिस्ट भी होते गए। इनफैक्ट आप पाएंगे कि लेटर ईयर्स में 1940 के बाद, ठीक है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, राइट, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और
ठीक है, जो सावरकर थे, इन दोनों के बीच, दोनों हिंदू महासभा के मेंबर थे। ये प्रेसिडेंट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट? तो ये दोनों के बीच एक डिस्प्यूट होना शुरू हो गया इनकी अप्रोचेज को लेकर के। वो अप्रोचेज क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 1942 में, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त इन्होंने बकायदा अंग्रेजों की मदद के लिए, ये अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अंग्रेजों की मदद के लिए सावरकर ने रिक्रूटमेंट कैंप बकायदा चलाए, ठीक है, फौजियों के रिक्रूटमेंट कैंप, जिन्हें हिंदू मिलिटराइजेशन बोर्ड कहा जाता है। और इसी मूवमेंट के दौरान बकायदा इनका एक लेटर बहुत वायरल हुआ एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। इन्होंने अपने सारे मेंबर्स, जो हिंदू महासभा के मेंबर्स थे, जो कहीं पे म्यूनसिपैलिटी वगैरह में ऑफिस ले रखे थे, ठीक है, इन्होंने एक अपना लेटर, फेमस लेटर किया, होल्ड, है ना, दैट इज होल्ड, है ना, होल्ड योर पोस्ट करके, आई थिंक ये इनका एक लेटर था, उसका एक टाइटल भी है, ठीक है, बहुत ये एक इनफेमस लेटर है। और इन्होंने इसमें ये बात सबको कही, एक डायरेक्टिव इशू किया कि आप मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप जिस पोस्ट में हैं वहां आप बने रहेंगे, कोई रिजाइन नहीं करेगा। तो ऑफिशियल डायरेक्टिव तक इन्होंने लॉन्च किया। इसलिए जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनसे काफी नाराज भी चल रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने 1930, देखो 1937 के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें जो मुस्लिम लीग है और हिंदू महासभा है, इनको बिल्कुल भी, ठीक है, उतनी मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है, इन डेसिमल पोजीशन पे, डेसिमेटिंग पोजीशन पे कांग्रेस ने इन्हें, ठीक है, लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही 1939 में कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्रीज रिजाइन करती है, वैसे ही आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है, हिंदू महासभा, सावरकर के द्वारा चेयर की जाने वाली हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, ठीक है, कई सारी प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स फॉर्म कर देती है, कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म कर देती है। फॉर एग्जांपल, सिंध में हिंदू महासभा के मेंबर्स ने गुलाम हसैन हिदायतुल्लाह, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये गवर्नमेंट आपकी इवन 1940 के बाद भी चलती रही, जबकि मुस्लिम लीग ने ऑलरेडी एक, ठीक है, लाहौर, अपने लाहौर समिट के थ्रू, ठीक है, ऑलरेडी मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास कर दिया था, उसके बाद भी ये सरकार चलती रही। इनफैक्ट रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी 1943 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा ने, ठीक है, फ्रेश एक मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, सरदार औरंगजेब खान ऑफ मुस्लिम लीग, इसकी सरकार को हिंदू महासभा ने ज्वाइन किया, ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हो चुका था, बावजूद इसके जो है ये गवर्नमेंट वहां पे बनी है। अगेन मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हकीकत ये है, इसलिए जो है इनकी लाइफ इंफॉर्मेशन के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, राइट? और अगेन ये सारे जो फैक्ट हैं, ये कई अदर आपके आर्टिकल्स में भी अवेलेबल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कृषक प्रजा पार्टी जो है, इन्होंने, ठीक है, फजलुल हक की सरकार भी ज्वाइन की थी, राइट, 1947 के आसपास, 41 के आसपास। तो इसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनसे काफी, ठीक है, नाराज भी चल रहे थे, और 1948 के आसपास आप पाएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वाइस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन भी कर दिया। दिस इज अबाउट द पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। आई होप ये प्रोग्राम आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज 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 यू कैन सब्सक्राइब, सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अदर भी मैं शेयर करता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरे अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स को देखना है, लाइव लेक्चर्स देखने हैं, तो भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फ्री लेक्चर्स के जो है, लाइव लेक्चर्स के लिंक वहाँ पे मिलते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो फीडबैक में जरूर बताइए क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर दो, आप जो है शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, हिट द लाइक एंड शेयर बटन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।